हेलो बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? SN1 रिएक्शन की। क्या होती है SN1 रिएक्शन? हमने कल बताया था। SN1 रिएक्शन होती है यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगी बेटा ये? यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो जो टर्शरी एल्किल हैलाइड्स होते हैं, टर्शरी एल्किल हैलाइड्स क्या देते हैं बेटा? ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन देते हैं। तो टर्शरी एल्किल हैलाइड्स SN1 रिएक्शन देंगे। देखो टर्शरी एल्किल हैलाइड एग्जांपल से हम करना शुरू करते हैं। CH3 C CH3 CH3Br क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, है ना? क्या नाम हो जाएगा इसका? टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, है ना? देखो कैसे कितने कार्बन हो रहे हैं इसमें? 4 कार्बन, 1 2 3 और 4, इसलिए क्या हो गया? ये टर्शरी ब्यूटिल हो गया और साथ में Br लगा इसलिए ब्रोमाइड हो गया। अब टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बेटा KOH के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? देखो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, क्या बनाना है? टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, साथ में और कौन? KBr। क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ। Br की जगह कौन आ गया? देखो OH आ गया और OH की जगह कौन चला गया? Br चला गया। ठीक है ना? तो सब्स्टिट्यूशन हो गया किसका? Br का। किससे? OH से। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल क्यों बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कौन आ रहा है? OH माइनस आ रहा है। ठीक है ना? OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं? इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं क्योंकि इसका जो रेट है, रिएक्शन का रेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? सिर्फ कंसंट्रेशन किसका ले लेंगे हम? टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के कंसंट्रेशन पे, KOH के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी करेंगे क्या? मैकेनिज्म। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म करेंगे। देखो क्या हुआ, इसका मतलब क्या लिया कि इसकी रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल के ऊपर, सॉरी टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, मैकेनिज्म में इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, 2 स्टेप में प्रोसेस होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आप इसकी स्टेप 1 की। स्टेप 1 में क्या होता है? स्टेप 1 में हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोकैटायन का। तो फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, ये टूट जाएगा, Br माइनस निकल जाएगा। ठीक, और साथ में क्या बनेगा? ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया क्या? कार्बोकैटायन बन गया। ये फर्स्ट स्टेप है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये स्लो स्टेप होता है और इसी से रेट क्या होता है? डिटरमाइन होता है ना। इट इज अ स्लो स्टेप एंड अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी से इस रिएक्शन का रेट क्या होता है? डिटरमाइन होता है। जितनी जितनी तेजी से ये बनेगा उतने रेट क्या होगा? उतने ही स्लो क्या होगी या उतनी फास्ट क्या होगी? रिएक्शन होगी। तो इट इज अ स्लो स्टेप एंड अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, क्या है ये? और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब दूसरा स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 में बेटा क्या होता है? OH माइनस आता है और जाकर के कार्बोकैटायन से बाइंड हो जाता है। OH माइनस, यहाँ कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। ठीक है, ये जाकर के इससे बाउंड हो जाएगा।
है ना। ये कौन सा होता है बेटा, फास्ट स्टेप होता है। ये कौन सा स्टेप है, फास्ट स्टेप है। ठीक, तो क्या मतलब निकला, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है, स्लो प्रोसेस होती है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन स्लो होता है, जबकि अल्कोहल का बनना जो होता है वो फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। इसके बाद हमें इसमें क्या करना है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंटली बात समझो, इसमें हमें करना है इसका स्टीरियो ओरिएंटेशन। ठीक है ना, या हमें स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टेरिक ओरिएंटेशन करना है, किसका, SN1 रिएक्शन का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसमें आएगा, जो तुम्हारे सिलेबस में है, वो है स्टेरिक ओरिएंटेशन। ऑफ SN1 रिएक्शन। देखो, जब हमने SN2 रिएक्शन पढ़ी थी तो हमने उसमें क्या बताया था कि यदि हम डी आइसोमर लेते हैं तो प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो क्या होता है, एल आइसोमर होता है। क्यों क्यों बनता है, क्योंकि क्या हो जाता है, वाल्डेन इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है बेटा, वाल्डेन इन्वर्जन हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में यदि हम यहाँ पर SN1 रिएक्शन करा रहे हैं और हमारा रिएक्टेंट जो है उसके पास किरल कार्बन है या ऑप्टिकली एक्टिव है, ध्यान देना। ठीक है ना, यदि हमारा रिएक्टेंट, हम स्टार्ट करते हैं, रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट जिसकी हम बात करें वो ये, ठीक है। यदि हमारा रिएक्टेंट ये है, क्या है भाई इसका नाम, देखो क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर देते हैं हम इसकी। 1 है, 2 है, 3 है और 3 कार्बन है, तो क्या 6, 3 के बाद 4, 5, 3 2 5 कार्बन की सीधी हो गई। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बेटा, देखो इसका नाम हो जाएगा 2 एथिल, कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, इसलिए 2 एथिल 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, देखो 2 नंबर पे ब्रोमीन भी लगा है, 2 नंबर पे एथिल भी लगा है। सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, इसका नाम पेंटेन नहीं होगा। रिंग हमारी कौन सी होगी बेटा, लॉन्गेस्ट चेन हमें चूज करनी है ना। तो 2 1 3 और कितने हो गए, सॉरी 1 2 3 और 3 6, 6 कार्बन की चेन हो गई है। कितने कार्बन की चेन हो गई बेटा, 6 कार्बन की चेन हो गई है। ये 2 हो गए, ये तीसरा हो गया और 3 यहाँ थे। ठीक है, फिर से ढंग से ही बनाती हूँ, गड़बड़ कर दिया है, इसको ढंग से बनाते हैं। ठीक है, फिर से प्रॉपरली करते हैं इसको। CH3 CH2 C CH3 CH2 CH2 CH3 और Br। ठीक, यहाँ देखो नंबरिंग हम करेंगे, कहाँ से नंबरिंग होगी बेटा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 पे क्या लगा है, मैथिल ग्रुप, 2 3 पे, सॉरी 3 पे क्या लगा है, मैथिल लगा है, 3 पे क्या लगा है, ब्रोमो लगा है। और कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक है ना, 3 मैथिल 3 ब्रोमो हेक्सेन, है ना। अब इसको यदि हम KOH से रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पर देखो KOH से रिएक्ट कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, स्टेप 1 जो है क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ध्यान देना, ठीक है ना। अब कार्बोकैटायन बन रहा है ना, तो अब ये कार्बोकैटायन बनेगा, कैसे बनेगा, देखो ये कार्बन, यहाँ हमने CH3 लिया है, यहाँ हमने C2H5 लिया है, हमने यहाँ C3H7 लिया है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज हो गया, है ना। जब हम यहाँ पर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा इससे फर्स्ट स्टेप में। हाँ, अब इसके बाद जब दूसरा स्टेप आएगा, कौन सा आएगा बेटा, दूसरा स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या आता है बेटा, कौन आता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है इसके केस में, OH माइनस है। ठीक है, अब इसके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो यहाँ पे हमारा CH3 है, यहाँ C2H5 है, यहाँ C3H7 और प्लस चार्ज। ठीक है, अब ये जब ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आएगा तो OH माइनस बेटा लेफ्ट साइड से भी आ सकता है और
राइट साइड भी आ सकता है। ठीक है, OH माइनस कहाँ से आ सकता है, लेफ्ट साइड से भी आ सकता है और राइट साइड भी आ सकता है। अब यहाँ पर देख लो बेटा, ये कार्बन कौन सा था, यहाँ देखना, यहाँ देखो आप, ये वाला कार्बन जो है हमारा, ये कार्बन कौन सा कार्बन है, कौन सा कार्बन है, केरल कार्बन। क्यों है केरल कार्बन, देखो इससे जो 4 ग्रुप जुड़े हुए, चारों के चारों क्या है, अलग है, CH3 Br C3H7 और C2H5, चारों ग्रुप अलग है। तो ये कौन सा कार्बन हो गया, केरल कार्बन हो गया। केरल कार्बन हो गया मतलब ये या तो डी आइसोमर होगा या एल आइसोमर होगा। यदि मान लो ये डी है, ठीक है, यदि हम इसको क्या मान लेते हैं, ये कौन सा है, डी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है ना। तो इससे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा तो देखो बेटा, OH हमारा लेफ्ट साइड से भी आ सकता है, राइट साइड से भी आ सकता है, इसलिए 50% जो बनेगा दोनों साइड से, आधे आधे मॉलिक्यूल्स कहाँ से बनेंगे, राइट साइड से आके जब जुड़ेगा, और आधे मॉलिक्यूल बनेंगे कब, जब वो लेफ्ट साइड से आकर के जुड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ का लगा दिया हमने, OH कहाँ लगा दिया, लेफ्ट साइड पे लगा दिया। दूसरे कंडीशन में OH कहाँ लगेगा, राइट साइड में लगेगा, ठीक है ना। एक में OH लगेगा हमारा कहाँ से बेटा, लेफ्ट साइड में, और एक में कहाँ लगेगा, राइट साइड में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ C2H5, यहाँ C3H7 और यहाँ CH3, ठीक है। देखो ध्यान देना यहाँ पर बेटा, यहाँ पे OH कहाँ पर है, राइट साइड में, इसमें कहाँ है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो एक हमारा हो जाएगा कौन सा बेटा, डी आइसोमर, इसको हम प्लस बोलेंगे। एक हमारा हो जाएगा कौन सा, एल आइसोमर, इसको क्या बोलेंगे, माइनस बोलेंगे। दोनों कितने कितने बनेंगे, 50-50% इनका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। 50% डी बनेगा और 50% एल बनेगा, ठीक है। और जो 50% डी और 50% एल जो बनता है, इनको हम क्या बोलते हैं, रैसमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, देखो डी वाले ने राइट साइड घुमाया, एल वाले ने कितना घुमाया, लेफ्ट साइड घुमाया, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब ये जो रैसमिक मिक्सचर होता है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। क्यों, क्योंकि जितना राइट ने सॉरी डी ने राइट साइड घुमाया, उतने एल क्या करता है, उसको लेफ्ट साइड घुमा देता है। अल्टीमेटली रोटेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। रोटेशन क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, रैसमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। जबकि SN2 रिएक्शन में यदि ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट क्या होता है, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, डी का एल बन जाता है और एल का क्या बन जाता है, डी बन जाता है, ठीक है। समझ में आई बात, तो ये इसमें होता है। तो कुल मिला के हमें 3 चीजें करनी है। सबसे पहले जब भी हम स्टेरिक ओरिएंटेशन समझा रहे हैं, तो हम पहले ले रहे हैं क्या बेटा, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले रहे हैं। इसका फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बनाया है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया। देन उसके बाद दूसरे स्टेप में वो दोनों साइड से आएगा। इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी लिखेंगे, बात हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं, इन फर्स्ट स्टेप ऑप्टिकली एक्टिव reactant ionizes optically active reactant ionizes optically active reactant ionizes to give form कार्बोकैटायन, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में वो आयनाइज होकर उसने क्या बनाया, कार्बोकैटायन बनाया, ठीक है ना। अब दिस कार्बोकैटायन हैज planar structure and
हैज प्लानर स्ट्रक्चर। ठीक है, अरे यार क्या गड़बड़ कर दे रही हूँ मैं, सॉरी। प्लानर स्ट्रक्चर एंड nucleophile can attack from both sides, can attack carbocation from either side। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन को किसी भी साइड से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, फ्रॉम आइदर साइड। सो द प्रोडक्ट विल बी 50% diisomer and 50% L-isomer। So the product will be a racemic mixture। ठीक है, सो द प्रोडक्ट विल बी रेसेमिक मिक्सचर। ये बात हो गई किसमें, इसमें बेटा स्टेरिक ओरिएंटेशन की बात हो गई। ठीक है, लास्ट इसके बाद आ जाएगा इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN2 रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर इसमें आ जाएगा सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है, सबसे पहले एक एक करके करते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। ठीक है ना, तो पोलर सॉल्वेंट फेवर्स इट, जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनके प्रेजेंस में SN1 रिएक्शन आसानी से होती है। ठीक है ना, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक मतलब जो पोलर और साथ में क्या दे रहे हैं, प्रोटॉन दे रहे हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन किसके प्रेजेंस में प्रॉपर तरीके से होगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, है ना। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा, देखो H2O क्या देता है, H प्लस और OH माइनस। फिर उसके बाद अल्कोहल, तो ये भी क्या देता है, CH3O माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, ये क्या हो गए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हो गए। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आता है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिसिटी। सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें। अब यहाँ देखो बेटा, हमने शुरुआत में पढ़ा फैक्ट जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कौन अफेक्ट है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन थी। रेट सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट था, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, है ना। न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इसके रेट को अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है ना, तो सिंस इट इज अ unimolecular nucleophilic substitution reaction, and rate depends only on
concentration of substrate, so the strength of nucleophile does not affect the rate of reaction. ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो रेट को अफेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो उसका कंसंट्रेशन कोई फर्क ही नहीं डाल रहा है इसके रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट फैक्टर, थर्ड फैक्टर जो है इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड, है ना। तो एल्किल हैलाइड के स्ट्रक्चर में देखो मैं शुरू में ही पढ़ा, क्या पढ़ा कि कौन देता है SN1 रिएक्शन, टर्शरी एल्किल हैलाइड देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। फिर उसके बाद कौन होता है, सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी। ठीक है ना। तो एज वी नो the stability order of कार्बोकैटायन इज, किसकी होगी सबसे बेटा, सबसे पहले होगी टर्शरी एल्किल हैलाइड की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, टर्शरी कार्बोकैटायन, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, देन उसके बाद CH3। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टेबिलिटी ऑर्डर की। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन होता है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। क्यों होता है, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। किसके कारण बेटा, प्लस आई इफेक्ट के कारण। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये जो देखो प्लस चार्ज है, ठीक है, कार्बोकैटायन के पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। ठीक, तो प्लस चार्ज है। अब कोई भी आयन कब स्टेबल होगा, जब उसके पास चार्ज क्या होगा, कम होगा। जितना कम चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब टर्शरी कार्बोकैटायन में प्लस आई इफेक्ट के कारण ये जो तीनों मैथिल ग्रुप है कार्बन को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। मैथिल ग्रुप क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक, तो जब ये मैथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ 3 है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसका चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, सिर्फ 1 है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ इन केस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्शरी एल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो ये हो गया टर्शरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया प्राइमरी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा। तो सो द रिएक्टिविटी ऑफ, जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो सो द रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड so the reactivity of alkyl halide in SN1 reaction also follows same order। ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, सेम ऑर्डर को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा कौन हो गया, टर्शरी एल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड, और सबसे लास्ट में मैथिल एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन देगा, टर्शरी देगा। ठीक है, फिर कौन देगा, सेकेंडरी देगा, फिर प्राइमरी, और फिर लास्ट में मैथिल एल्किल हैलाइड। तो ये किसकी बात हो गई बेटा, फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। लास्ट में एक फैक्टर और बचता है, वो है कौन सा, नेक्स्ट फैक्टर है, थर्ड के बाद फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप।
ठीक है। लिविंग ग्रुप मतलब जो लीव कर रहा है, जा रहा है निकल के। कौन है लिविंग ग्रुप? लिविंग ग्रुप इस ग्रुप में कौन है? हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजेंस किसका काम कर रहे हैं? लिविंग। क्या कौन से ग्रुप है? लिविंग ग्रुप। वो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड में क्या है? जो हैलाइड्स हैं वो कौन से हैं? लिविंग ग्रुप है, वो छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं बेटा? क्या बोल रहे हैं? लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो लिविंग ग्रुप का जो रेशियो है, ऑर्डर क्या हो जाता है बेटा? तो ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ order of elimination of leaving group is as follows. सबसे इजीली कौन लीव करेगा? I माइनस, देन ब्रोमीन माइनस, देन क्लोरीन माइनस, देन फ्लोरीन माइनस। क्यों भाई? आयोडीन का स्ट्रक्चर सबसे बड़ा है, साथ में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सबसे कम है, इसलिए वो सबसे आसानी से क्या कर देती है? छोड़ देती है, लीव कर देती है। ठीक है, तो देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इज, क्या हो जाएगा बेटा? सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? आर आई का, फिर होगा आर बी आर का, आर सी एल का, और लास्ट में आर एफ का। ठीक है, ये किसकी बात होगी बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन की। आर सबके केस में सेम है, आर सबके केस में क्या बेटा? सेम है। तो ये किसकी बात हो गई है? रेट ऑफ रिएक्शन की हमने बात कर लिया। ठीक, तो ये हो गए क्या फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसको? SN1 रिएक्शन को। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। दूसरा क्या है इसके बाद? इसमें स्टेरिक ओरिएंटेशन ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक, ये हर साल एग्जाम में आता है बेटा, है ना। कोई ऐसा साल नहीं होता जिसमें कि ये एग्जाम में ना आता हो। इसके साथ में बेटा तुम्हारे सिलेबस में एक चीज और है, वो क्या है? स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एथिल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोइथिलीन, टेट्राक्लोरोइथिलीन, डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन एंड आयोडोफॉर्म। फटाफट से इनके स्ट्रक्चर करेंगे, बहुत आसान से स्ट्रक्चर, इन फटाफट से इन स्ट्रक्चर्स को कर लेते हैं। इसमें आपके स्ट्रक्चर एंड यूजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर करते हैं। सबसे पहला कौन है? एथिल क्लोराइड। ठीक है, देखो नाम क्या है? एथिल। क्या नाम है बेटा? एथिल। मतलब कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन। क्लोराइड मतलब सिर्फ एक क्लोरीन है, बाकी सब बचे हुए क्या लग जाएंगे? हाइड्रोजन। क्या लग जाएंगे बेटा? हाइड्रोजन। ये कौन हो गया? एथिल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है दूसरा, इसमें तुम्हारे सिलेबस में क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CHCl3। ठीक, जैसा क्लोरोफॉर्म होता है वैसे ही आयोडोफॉर्म भी होता है। नाम से क्या समझ में आया? आयोडोफॉर्म। तो क्लोरीन की जगह कौन हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, आयोडोफॉर्म में क्या हो जाता है? आयोडीन। नेक्स्ट इसके बाद है ट्राइक्लोरोइथिलीन। नाम देखो, इथिलीन। इथिलीन मतलब, इथिलीन मतलब क्या हुआ? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक, इथिलीन तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या? ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन लगा दो। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, बचा हुआ एक क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया बेटा? ट्राइक्लोरो इथिलीन। फिर उसके बाद है टेट्राक्लोरो इथिलीन, वही सेम बात, इथिलीन। ठीक है, देखो इथिलीन मतलब 2 कार्बन, टेट्राक्लोरो मतलब हम क्या लगा देंगे? 4 क्लोरीन लगा दिए। क्या बन गया? टेट्राक्लोरो इथिलीन बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है क्या? डाइक्लोरोमीथेन। ठीक, डाइक्लोरोमीथेन, देखो नाम है, मीथेन मतलब 1 कार्बन, डाइक्लोरो मतलब क्या लगे हैं? 2 क्लोरीन लगे, बाकी बचे हुए 2 क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो गया? डाइक्लोरोमीथेन हो गया। फिर उसके बाद है टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा बेटा? टेट्राक्लोरोमीथेन। तो क्या हो गया? 1 कार्बन, उसके साथ क्या लगाना है तुम्हें? 4 Cl लगा देने।
टेट्राक्लोरो मतलब 4 क्लोरीन ग्रुप, ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके सिलेबस में है, ये सिलेबस स्ट्रक्चर्स आपको कर लेने है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है इन सब की क्या करने हैं आपको, एप्लीकेशन या यूजेस करने हैं, है ना। सिलेबस खोल कर देखोगे तो बेटा क्लियर लिख रहा है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड यूजेस, है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले कम से कम 2-2, 3-3 यूजेस इन सब के कर लेना है ना। इन सब के हम क्या करेंगे बेटा, यूजेस। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एथिल क्लोराइड की। तो ये एथिल क्लोराइड सबके हमने बोला क्या क्या करना है हमें, एक एक 2-2 यूजेस करने हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पेट्रोल होता है उसमें हम क्या इसको यूज करते हैं एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट। जो नॉकिंग साउंड होती है, जो नॉकिंग होती है पेट्रोल में, उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है क्या, एथिल क्लोराइड। तो पहला यूज हो जाएगा इसका एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है। कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्या करते हैं यूज, एरोसोल के स्प्रेज में। जो एरोसोल होता है ना, एरोसोल मतलब कि जितने भी स्प्रेज आते हैं, है ना, जो स्प्रे करके हम यूज करते हैं, पेन रिलीविंग वाले स्प्रे आते हैं, परफ्यूम्स आते हैं, डिओड्रेंट्स आते हैं, वो सब में क्या होता है, परफ्यूम्स नहीं सॉरी डिओड्रेंट्स, उन सब में जब हम स्प्रे करते स्प्रे के साथ निकलता है, तो वो जो स्प्रे के साथ निकल रहा है उसके लिए एक वोलेटाइल लिक्विड चाहिए होता है। वोलेटाइल मतलब जो क्या हो, इवापोरेट हो, ठीक है। तो उसमें ये यूज होता है। तो नेक्स्ट इसमें यूज होता है एज अ एरोसोल स्प्रे, एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट मतलब निकलने वाला, है ना, एज अ एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमको इसको यूज करते हैं किसमें, नेक्स्ट इसको हम यूज करते हैं एज अ लोकल एनेस्थेटिक भी यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड इसको यूज करते हैं एज अ लोकल एनेस्थेटिक। क्या होता है लोकल एनेस्थेटिक, जो छोटे मोटे पेन होते हैं ना, लोकल लोकल एरिया को एनेस्थेसाइज करने के लिए जब हम यूज कर रहे हैं तो लोकल एनेस्थेटिक की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट इसको क्या करते हैं बेटा, चौथा है ये हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, टू रिलीव डीप मसल पेन, टू रिलीव डीप मसल पेन, ठीक है। डीप मसल पेन से क्या करने के लिए, रिलीफ करने के लिए यूज करें, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे किसकी, क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म के क्या यूजेस हैं, सबसे पहला यूज बेटा, पहले हम इसको यूज करते थे एज अ एनेस्थेटिक, लेकिन अब इसको हमने एज अ एनेस्थेटिक यूज करना बंद कर दिया है ना। तो इट वॉज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, ठीक। इसको पहले एनेस्थेटिक की तरह यूज किया जाता था, बेहोश करने के लिए इसको यूज करते थे, ठीक है ना। तो इसके बाद टू प्रिपेयर टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो मटेरियल होता है, प्लास्टिक होता है, उसको बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एज अ सॉल्वेंट फॉर रबर, ठीक है, रबर को घोलने के लिए एल्केलॉइड्स, वैक्स, इन सब के लिए किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये सॉल्वेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद फोर्थ इसका यूज है टू प्रिपेयर फ्रियोन गैस। कहाँ यूज होती है फ्रियोन गैस, रेफ्रिजरेटर्स और एसीज में यूज होती है। टू प्रिपेयर फ्रियोन गैस, फ्रियोन गैस होती है जो फ्रिज में जो गैस रहती है या एसी में जो गैस रहती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनको हम बोलते हैं, उसको बनाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो रबर, एल्केलॉइड्स और वैक्स, इनको घोलने के लिए भी इसको यूज हम कर रहे हैं। थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको सही करो। तो रबर, वैक्स एंड एल्केलॉइड्स, ठीक है, यहाँ इनका यूज हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा आयोडो फॉर्म। तो आयोडो फॉर्म को हम कहाँ यूज करते हैं बेटा, ये क्या है,
डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। तो इट इज अ डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक, इट इज अ डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक, ठीक है। पहली बात तो डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव। इसके बाद जो सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए यूज होता है। दूसरा, टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स that are used in surgery, ठीक है। सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं उनको क्या करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए, स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सर्जरी, ठीक। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट, डॉग्स के ईयर्स को क्लीन करने के लिए एक डिसइंफेक्टेंट बनाया जाता है, उसमें आयोडोफॉर्म डाला जाता है, ठीक है ना। तो इतना बहुत है, दो बहुत है आयोडोफॉर्म के लिए। नेक्स्ट इसके बाद ट्राइक्लोरो इथिलीन, है ना। इसकी बात करेंगे हम किसकी, ट्राइक्लोरो इथिलीन की। सबसे पहली बात, ये किसकी तरह बिहेव करता है, सॉल्वेंट की तरह, यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सबसे अच्छी बात, यूज्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, जो चीजें पानी में नहीं घुलती हैं, जो वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल होते हैं, उनको घोलने के लिए क्या यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्राइक्लोरोइथिलीन एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज होती है, ठीक। फिर उसके बाद कॉफी से कैफीन निकालने के लिए यूज होती है, यूज्ड टू आइसोलेट कैफीन फ्रॉम कॉफी, ठीक है। कॉफी से कैफीन निकालने के लिए यूज हो रहा है, ठीक। फिर उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है किसको, कॉटन क्लीन करने के लिए। तीसरा, टू क्लीन कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसमें कपड़े बनाए जाते हैं, तो उसमें जो कॉटन जो गंदा कॉटन होता है उसको क्लीन करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, ट्राइक्लोरो इथिलीन के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये हम यूज करते हैं एज अ जनरल एनेस्थेटिक भी यूज करते हैं। चौथा यूज है एज अ जनरल एनेस्थेटिक, ठीक है। यूज एज ए जनरल एनेस्थेटिक, किसकी तरह यूज कर रहे हैं बेटा, जनरल एनेस्थेटिक की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये इसके क्या हो गए, मेन यूजेस हो गए। तो एज ए जनरल एनेस्थेटिक, कॉटन को क्लीन करने के लिए, और कैफीन को आइसोलेट करने के लिए, और चौथा कौन सा था बेटा, एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है कौन, टेट्राक्लोरो इथिलीन। कहाँ यूज होता है टेट्राक्लोरोइथिलीन, टेट्राक्लोरोइथिलीन बेटा ये पता क्या है, ये ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो पहला यूज हो जाएगा इसका टेट्राक्लोरोइथिलीन का, इट इज यूज्ड एज ड्राई क्लीनिंग एजेंट, यूज्ड एज ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट, ठीक है। ड्राई क्लीन कराते हैं कपड़े ना हमारे, जो कपड़ों को ड्राई क्लीन करने के लिए हम देते हैं, तो कौन यूज होता है उसमें, टेट्राक्लोरो इथिलीन यूज होता है, ठीक है। फिर दूसरा इसको हम यूज करते हैं इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री, कहाँ यूज करें बेटा, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद इसको हम यूज कर रहे हैं कहाँ पर, नेक्स्ट हम इसको यूज करते हैं कहाँ पर बेटा, इन कोल इंडस्ट्री। तीसरा, फॉर टेस्टिंग इन कोल्ड इंडस्ट्री,
कोल मतलब कोयला जो निकालते हैं उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, फॉर टेस्टिंग इन कोल्ड इंडस्ट्री। ठीक है, फिर उसके बाद इसको यूज करते हैं चौथा, फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाने के लिए यूज करें। ठीक है, इसके बाद आता है कौन बेटा, डाइक्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं इसको, DCM। DCM। ठीक, सबसे पहली बात कहाँ यूज करेंगे इसको, एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पहला यूज हो जाएगा इसका एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फर्स्ट यूज है इसका एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसकी तरह यूज करें बेटा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको क्या करें, इसको भी यूज करते हैं कैफीन निकालने के लिए। दूसरा है टू आइसोलेट कैफीन फ्रॉम कॉफी। कॉफी से कैफीन निकालने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा यूज इसका क्या होता है बेटा, in the garment printing industry, used in garment printing industry। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसको करते हैं किसमें, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट। चौथा एज अ फ्लेवरिंग मतलब फ्लेवर देने के लिए, एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट। ठीक है, चौथा यूज होगा एज ए फ्लेवरिंग एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो ये इसके यूजेस हो गए, कैफीन से कॉफी निकालने के लिए, सॉरी कॉफी से कैफीन निकालने के लिए, एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फिर गारमेंट इंडस्ट्री, पेंटिंग इंडस्ट्री में, और साथ में एज ए फ्लेवरिंग एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। लास्ट इसके बाद आ जाता है बेटा टेट्राक्लोरोमीथेन। सबसे पहला यूज इसका, फर्स्ट यूज है बेटा इसका एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो भी चीज पानी में नहीं घुलती है तो उसको घोलने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए। दूसरा एज अ फ्यूमिगेटिंग एजेंट। फ्यूमिगेटिंग एजेंट क्या होते हैं, फ्यूमिगेटिंग एजेंट्स वैसे सब्सटेंस होते हैं, जब मान लो किसी रूम को स्टरलाइज करना है, जैसे मान लो ये कमरे में हम बैठे हैं, इस पूरे कमरे की हवा को, वर्क बेंच को, टेबल को, जो भी सामान इसको, हम सबको स्टरलाइज करना है, तो एक गैस उस रूम में डाल दी जाती है जो बैक्टीरिया को क्या कर देती है, किल कर देती है। तो CCl4 को जो है हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं, एज अ फ्यूमिगेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम इसको यूज करते हैं किसके लिए, एरोसोल में, स्प्रे में। तीसरा in aerosol sprays as a propellant, in aerosol spray as a propellant। ठीक है, जो एरोसोल स्प्रेज होते हैं उनमें किसकी तरह, प्रोपेलेंट की तरह। देखो एरोसोल्स में होता है क्या, बेसिकली एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ठीक है, एक ड्रग है, साथ में एक लिक्विड और रहता है जो उस ड्रग को क्या करता है, बाहर निकालता है, स्प्रे कराता है। ठीक है, जो स्प्रे के फॉर्म में बाहर निकालने में जो गैस हेल्प करती है वही प्रोपेलेंट होती है। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, प्रोपेलेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, फिर सेम वही चौथा यूज, कॉफी से कैफीन निकालने के लिए, टू आइसोलेट कैफीन फ्रॉम कॉफी। ठीक है, कॉफी से क्या निकालने के लिए, कैफीन निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसके क्या हो गए, यूजेस हो गए। ठीक है, तो बस ये खत्म, इतना आपको करना, इतना कर ही लेना। कम से कम 14 से 20 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं, तो इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है।